नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास पर बात करने वाले हैं, कर्स्ड डॉटर्स। जी हाँ, ओइंकिन ब्रिथवेट का लिखा हुआ और ये कहानी हमें लागोस, नाइजीरिया ले जाती है। हाँ, और कहानी है एक परिवार की, है ना, जहाँ एक पुरानी सी कहानी, एक आत्मकथा और एक शाप भी है। बिल्कुल, एक ऐसा शाप जो कई पीढ़ियों से, खासतौर पर महिलाओं पर असर डालता आया है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये इसी उपन्यास का सारांश और इसके जो मुख्य विषय हैं, उनके विश्लेषण पर आधारित होगी। सही कहा। हमारा मकसद है कि हम इसके जरिए कहानी के जो केंद्रीय विचार हैं, उन तक पहुंचे। मतलब कैसे ये पारिवारिक शाप और वो पुनर्जन्म वाली बात भी है ना इसमें। हाँ, बिल्कुल। शाप और पुनर्जन्म की धारणा ये कैसे कहानी को आकार देते हैं। फिर प्रेम और भाग्य का जो टकराव है, परंपरा और आधुनिक सोच के बीच की कश्मकश भी होगी शायद। निश्चित रूप से परंपरा बनाम आधुनिकता, और आखिर में सबसे जरूरी अपनी राह खुद चुनने की जो ताकत होती है, जिसे स्वनिर्णय कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही, जैसा मैंने समझा, काफी नाटकीय है। एबोन नाम की महिला है। हाँ, एबोन, वो अपनी बेटी एनियरी को जन्म देती है, लेकिन जिस दिन जन्म होता है उसी दिन उसकी कजिन मोनिफे का दाह संस्कार है। एग्जैक्टली, वही दिन। तो ये माहौल को एकदम तनावपूर्ण और अजीब बना देता है। क्या ये महज एक संयोग है या कुछ और? यहीं से शक शुरू होता होगा परिवार में। बिल्कुल, और शक गहराता है जब लोग नवजात एनियरी को देखते हैं। स्रोत बताते हैं कि उसकी शक्ल हूबहू मोनिफे से मिलती है। हूबहू मतलब थोड़ी बहुत मिलती जुलती नहीं? नहीं, एक गहरी चौंकाने वाली समानता, जिसे देखकर अनदेखा करना मुमकिन ही नहीं था, खासकर परिवार के बुजुर्गों के लिए। तो वो इसे इत्तेफाक नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। उनके लिए यह साफ संकेत है, बल्कि सबूत है। किस बात का सबूत? कि एनियरी असल में मोनिफे का ही पुनर्जन्म है, कि मोनिफे की आत्मा ने एनियरी के रूप में फिर से जन्म लिया है। तो ये तो कहानी को एकदम अलग मोड़ दे देता है, और ये बात फिर उस शाप से जुड़ जाती होगी। सीधे तौर पर यह धारणा उस पुराने मनहूस शाप से जुड़ जाती है जिसने परिवार की औरतों की जिंदगी पर साया डाल रखा है। हाँ, वो शाप, उसके शब्द क्या थे? सुनने में बहुत भारी लगता है। शब्द बहुत साफ और गंभीर हैं। श्रुत में लिखा है, कोई पुरुष तुम्हारे घर को अपना घर नहीं कहेगा। और आगे भी कुछ है? हाँ, और अगर कहेगा तो उसे शांति न मिले। ये सिर्फ शब्द नहीं रहे, ये एक तरह की भविष्यवाणी बन गए हैं, एक बोझ। बिल्कुल, एक ऐसा बोझ जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं के रिश्तों को, उनकी खुशियों को प्रभावित किया है। जरा सोचिए, इस तरह के विश्वास के साथ जीना, ये जानना कि शायद आपके लिए एक स्थिर शांत प्रेम पाना लिखा ही नहीं है, ये तो हर रिश्ते पर एक सवालिया निशान लगा देता होगा। सही कहा। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं रहता, ये एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है, एक सामाजिक सच्चाई जिसे वो ढो रहे हैं। और शायद अनजाने में अगली पीढ़ी को दे भी रहे हैं। हाँ, क्योंकि परिवार इसे पूरी तरह मानता है। ये उनके हर फैसले पर, उनके रिश्तों पर, उनके दुनिया देखने के नजरिए पर असर डालता है। तो एनियरी उसके जन्म से ही उस पर ये दोहरा बोझ आ गया, एक तो वो शाप और ऊपर से ये कि वो किसी और का पुनर्जन्म है। हाँ, और उसका अपना संघर्ष तब शुरू होता है जब वो थोड़ी बड़ी होती है। कहानी में एक अहम मोड़ आता है। क्या होता है? एक घटना होती है जहां वो एक लड़के को डूबने से बचाती है। बहुत बहादुरी का काम है। अच्छा, पर इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि वो उस लड़के से प्यार करने लगती है। ओह, तो मतलब यहाँ उम्मीद दिखती है, शायद वो इस चक्र से बाहर निकल पाए। उम्मीद तो जगती है, लेकिन यहीं असली टकराव शुरू होता है। उसका ये प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये उस पूरी कहानी के खिलाफ जाता है जो परिवार मानता है। बिल्कुल, कि वो मोनिफे का पुनर्जन्म है, कि वो शाप से बदी है। इस सब के खिलाफ उसका प्यार एक चुनौती बन जाता है। ये उसकी अपनी इच्छा और उस पर थोपी गई नियति के बीच की जंग है। आगे को चुनौती दे पाएगी जिसे सबने मान लिया है? क्या वो प्रेम को, अपनी पसंद को उस शाप पर तरजीह दे पाएगी? यही उपन्यास का मर्म है। ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी। हाँ, ये व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और जिसे कहें सामूहिक नियति या सामूहिक डर, उसके बीच का द्वंद्व है। क्या एक अकेली लड़की उस कहानी को बदल सकती है जिसे पूरा परिवार सच मानकर जी रहा है? क्या उसका प्यार इतना मजबूत होगा कि वो पीढ़ियों के डर को हरा सके? यही सवाल उपन्यास हमारे सामने रखता है। चलिए, अब जरा उन विषयों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं जो इसे इतना असरदार बनाते हैं। पहला तो जाहिर है,
ये शाप और पुनर्जन्म का विचार। हाँ, इसमें ये बात सोचने वाली है कि ये शाप सिर्फ एक पुरानी कहानी क्यों नहीं बन जाता, जिंदा कैसे रहता है। ये एक सक्रिय विश्वास है। परिवार इसे न सिर्फ मानता है, बल्कि शायद अनजाने में इसे पुख्ता भी करता रहता है। और पुनर्जन्म का विचार इसे और जटिल बना देता है। कैसे पुनर्जन्म कैसे से और उलझा देता है? देखिए, एनेरी पर सिर्फ शाप का भार नहीं है। उसे मोनिफे का पुनर्जन्म मानने का मतलब है कि उसे एक ऐसी पहचान दी जा रही है जो उसकी अपनी नहीं है। अच्छा, मतलब उसे मोनिफे की जिंदगी का बोझ भी उठाना पड़ रहा है, उसकी अधूरी इच्छाएं, उसके डर। शायद हाँ, ये उसकी अपनी पहचान बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। वो एनेरी है या वो मोनिफे की अधूरी कहानी, ये सवाल उसके होने से जुड़ जाता है। समझ गई, ये पहचान का संकट भी है। और दूसरा विषय आपने बताया था प्रेम और पतन का चक्र। क्या परिवार की महिलाओं को प्यार नसीब नहीं होता? कहानी इसी पैटर्न की तरफ इशारा करती है। ऐसा लगता है जैसे शाप ये तय करता है कि प्यार पनपेगा लेकिन टिकेगा नहीं, कोई अनहोनी हो जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तो क्या इस माहौल में, इस डर के साए में कोई रिश्ता कामयाब हो ही नहीं सकता? उपन्यास यही सवाल पूछता है। क्या हर प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही डूम्ड है, मतलब उसका अंत लिखा हुआ है? या फिर ये डर ही इतना हावी हो जाता है कि लोग खुद ही रिश्ते को पनपने नहीं देते? बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। शायद ये बाहरी शाप से ज्यादा एक अंदरूनी डर है। पारिवारिक मान्यताएं, पुरानी बातें, शक, वहम, ये सब मिलकर प्यार को कमजोर कर देते हैं। लोग डरते हैं कि अगर प्यार किया तो शाप सच हो जाएगा, और इस डर में वो खुद ही उसे खत्म कर देते हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या प्रेम वाकई भाग्य से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, खासकर जब भाग्य को इतना डरावना बना दिया गया हो? और इसी कश्मकश के बीच एक और तनाव है, पुरानी सोच और नई पीढ़ी की चाहतें, परंपरा बनाम आधुनिकता। हाँ, ये तीसरा मुख्य विषय है। एक तरफ हैं परिवार की गहरी जड़ें जमा चुकी मान्यताएं, शाप, पुनर्जन्म, भाग्य को मान लेना। और दूसरी तरफ एनिएरी है, जो अपनी पसंद चाहती है, आधुनिक प्रेम चाहती है। अब वो अपनी कहानी खुद लिखना चाहती है। ये टकराव कई समाजों में है, पर यहाँ ये बहुत व्यक्तिगत है, बहुत तीव्र है। क्योंकि ये एनेरी की जिंदगी का सवाल बन जाता है ना? हाँ, उसका प्यार करना, अपनी पसंद से जीना, ये उस पूरी पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती है। उसके सामने चुनाव मुश्किल है। क्या वो पुरानी पीढ़ियों के डर के आगे झुके, या फिर अपनी खुशी, अपने प्यार के लिए लड़े? और यहीं से हम चौथे और शायद सबसे अहम विषय पर आते हैं, स्वनिर्णय की शक्ति, अपनी राह खुद चुनने की ताकत। एनेरी के सामने ये विकल्प है, परंपरा का बोझ ढोना या उसे तोड़कर अपनी कहानी लिखना। यहीं पर व्यक्तिगत एजेंसी, मतलब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की क्षमता, उसका महत्व सामने आता है। क्या हम सिर्फ अपने अतीत की, अपनी विरासत की उपज है, या हमारे अंदर वो ताकत है कि हम अपनी कहानी खुद लिख सकें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों? उपन्यास इसी बुनियादी सवाल को एनिएरी के जरिए हमारे सामने रखता है। तो ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहचान, भाग्य, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी जैसे बड़े सार्वभौमिक सवालों से जुड़ती है। ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम असल में कौन हैं। क्या हम वो हैं जो हमारी विरासत हमें बताती है, या हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चुनते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्मों से? तो क्या उपन्यास कोई उम्मीद दिखाता है, कोई जवाब देता है? हाँ, मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश यही उभरता है कि चाहे कथित भाग्य या पीढ़ियों का डर कितना भी ताकतवर लगे, उन पर काबू पाने में व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और चुनाव सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल, नजरिए में बदलाव और अपनी राह चुनने का साहस, यही असली बदलाव ला सकता है। तो ये विचार कि हम अपने भाग्य के निर्माता हो सकते हैं, ये कहानी का एक मुख्य सबक है। हाँ, स्रोत भी इसी बात पर जोर देते हैं। एनिएरी का संघर्ष, उस शाप, उस पैटर्न, उस थोपी हुई पहचान के खिलाफ खड़े होने का उसका साहस, यही दिखाता है कि आखिर में हमारे फैसले, हमारा नजरिया, हमारे चुने हुए रास्ते ही बदलाव ला सकते हैं। ये एक उम्मीद भरा संदेश है। हाँ, भले ही रास्ता मुश्किल हो, पर बदलाव मुमकिन है। तो संक्षेप में कहें तो कर्स डॉटर्स एक पीढ़ीगत शाप के भारी बोझ और उससे आज़ाद होकर अपनी पहचान बनाने की एक लड़की की तीव्र इच्छा के बीच के गहरे संघर्ष की कहानी है। हाँ, ये प्रेम की उलझनों, परिवार के बंधनों जो कभी कभी बेड़ियां बन जाते हैं, परंपरा के दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उस गहरी मानवीय चाहत को बहुत अच्छे से दिखाता है। और जाते जाते, जैसा हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस उपन्यास से प्रेरणा लेते हुए सोचिएगा जरूर, हमारी जिंदगियों को वो कहानियां किस हद तक शक्ल देती हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं।
परिवार की, समाज की, इतिहास की। और इन गहरी जमी हुई मान्यताओं, इन तथाकथित शापों या भाग्य के लिखे के खिलाफ खड़े होकर अपनी कहानी अपनी शर्तों पर लिखने की वास्तविक शक्ति हमारे पास कितनी है।